हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर सुनस। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ सचिन देव में। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैंने दो स्टॉक्स ऐसे शेयर किए जो ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है या ब्रेकआउट के कगार पर है, और एक दूसरा स्टॉक से जो सपोर्ट्स के नजदीक है। ये जो वीडियोस मैं बना रहा है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज क्या करेंगे ना, मंथली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे। अभी निफ्टी का डेली मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखने जाएंगे तो ये बुलिश चार्ट है। हायर लो ही फॉर्म करते करते जा रहा है। अभी देखो निफ्टी ने यहाँ पर एक बार ना एक सपोर्ट लिया था 20 एमए को 15,673 के आसपास। ये एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। इसको मैं खाली एक ही रख देता हूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है। निफ्टी ने कोविड के टाइम पे एक्सेप्शनली ब्रेक किया था और सस्टेन भी हुआ था। उसके बाद देखो निफ्टी कंटिन्यूसली 20 ईएमए को ना रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पर भी मतलब 1 जून 2022 को निफ्टी ने क्या किया था, 20 ईएमए के आसपास आने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन किया था। उसके नीचे जाने के बाद देखो इसने क्लोजिंग ऊपर दी है, 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी सेम ही हुआ है, यहाँ पर भी सेम हुआ है। 1 मार्च 2023 को भी निफ्टी ने सेम बिहेवियर किया है। अभी देखते हैं 2025 में क्या हुआ था। 2025 में क्या हुआ था ना कि यहाँ पे आने का तो फर्स्ट फेब मतलब फरवरी मंथ 2025 में इसने डिसाइसिवली क्लोज किया था। मगर नेक्स्ट मंथ में देखो इसने क्लोजिंग ऊपर दी है, मतलब मार्च महीने में इसने क्लोजिंग ऊपर दी है। अभी अप्रैल मंथ में भी देखो उसने क्या किया कि देखो 20 एम के नीचे जाने के बाद इसने एक अच्छा खासा पुल बैक किया है। ओके। ये कौन सा मंथ है, जून है। ठीक है। अभी यहाँ पे फेब्रुआरी है, अभी सेम सिचुएशन अपना फर्स्ट फेब्रुआरी मंथ 2026 में भी हो रहा है और मार्च में भी हो रही है। तो 20 एमए के आसपास आने के बाद निफ्टी में छोटा बहुत एक करेक्शन बोल सकते हैं या यहाँ से बाउंस भी मिलना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। तो निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल्स है यानी 24,272 या 24,300 के आसपास एक सपोर्ट्स का काम कर सकता है। अभी आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी देखो निफ्टी का ये जो प्रीवियस लो है, ये लो लो होल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस ये लो ब्रेक होता है डिसाइसिवली या इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ही जाके निफ्टी का ट्रेंड है ना पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है। ओके। तो यहाँ पे ये लेवल्स है। इसको मैं कलर ब्लू ब्लू देता हूँ, या रेड कलर से बहुत जन को डर लगता है, तो इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, ब्लू कलर रखता हूँ। तो निफ्टी को सपोर्ट्स कौन सा है, 24,347 24,300 के एक सपोर्ट्स है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद ही निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में जा सकती है। तो ये लेवल्स पे वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो 26,347 या 26,400, ये जो लेवल्स है ये निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तब तक निफ्टी ना एक ये रेंज में रहने की कोशिश कर सकती है। अपसाइड में 26,400, डाउन साइड में 24,300। लास्ट कुछ वीडियोस में भी बोला था कि निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, तो 24,347 के आसपास होगा। अभी ये में लगा के देखते हैं इसमें कुछ है क्या। इसमें स्ट्रक्चर वीक ही है, छोड़ो। तो निफ्टी को ये लेवल्स होल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली बेसिस पे। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक होते तो ही जाके निफ्टी में एक करेक्शन और ज्यादा देखने मिल सकते हैं। अभी आता है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखो जो सपोर्ट है उस वीकली टाइम फ्रेम पे वही रहेगा, मगर और एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। हम्म। अभी सपोर्ट्स इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं 24,347 या 24,300 लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो नेक्स्ट सपोर्ट्स अपना रहेगा ये। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखो 23,850 के आसपास वगैरह, वही जाके अभी सपोर्ट्स का काम कर सकता है। तो निफ्टी को सपोर्ट्स कौन सा है, मेजर सपोर्ट्स अभी 24,300 और नेक्स्ट छोटा सपोर्ट्स है 23,800। ये लेवल्स नहीं देखने मिलेंगे तो बेटर रहेगा, यही से रिवर्स होता है तो अच्छा रहेगा अपने लिए। ये होगा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर।
बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ड्रॉ करके रखा था ऑलरेडी, वैसे ही बैंक निफ्टी मूव हो रही है। अभी बैंक निफ्टी के नाम स्टार्टिंग से एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी को देखो, एक ऑल टाइम हाई था 27 जून 2025 में। हाई कौन सा था? 57,475 के आसपास। अभी बैंक निफ्टी ने क्या किया है, देखो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया था 17 अक्टूबर 2025 में। तो जूम कर लो तो बेटर रहेगा। उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद देखो उसने कुछ टाइम यहीं पे स्पेंड किया है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या किया इसने, 17 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक 1 मंथ उसने एक ही रेंज में ट्रेड किया, जो स्टॉक्स के लिए या इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना कंसोलिडेशन बढ़ा उतना स्टॉक्स में रैली आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या स्टॉक्स बढ़ सकते हैं या इंडेक्स बढ़ सकते हैं। ओके, अभी देखो ये ब्रेकआउट कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने के बाद एक बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा एक रैली दिया। उसके बाद देखो जो कंसोलिडेशन जोन है वो सपोर्ट्स का काम भी करता है मेरे हिसाब से। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से हैं, तो ये सपोर्ट्स है देखो यहाँ पे 58,050 और 57,600 के आसपास वगैरह। तो ये सपोर्ट्स मैटर करते हैं बैंक निफ्टी में। इनके से ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो डायरेक्टली सपोर्ट्स है अपना यहाँ पे 56,181 के आसपास या 56,200 के आसपास। ये लेवल्स देखने नहीं मिलेंगे तो बेटर रहेगा मार्केट के हिसाब से। ये लेवल्स तो 56,156, 56,400 के लेवल्स देखने को मिलेंगे इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो। okay? अभी ईएमए लगा के देख लेते हैं। हाँ, अभी देखो बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे जो सपोर्ट्स आ रहा है, अपना जो मेजर सपोर्ट्स है 57,600 के आसपास, वहीं पे ना 200 ईएमए भी आ रहा है। तो 200 ईएमए देखो बैंक निफ्टी ने कहाँ से होल्ड किया है, तो 9 अप्रैल 2025 से बैंक निफ्टी ने 200 ईएमए होल्ड किया है, जो लगभग लगभग 1.5-2 साल का अपना जो लो है। तो यहाँ पे भी उसने होल्ड किया सितंबर 2025 में। उसके हिसाब से ये लेवल्स होल्ड होना बनते हैं बैंक निफ्टी में वगैरह। इनकेस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते तो ही जाके अपने को वीकनेस दिखने मिल सकती है। ओके, अभी आते हैं और एक ऐसा जो इंडेक्स है अभी ब्रेकआउट कंफर्म करा है ऐसे मार्केट में भी, उसका नाम है डिफेंस इंडेक्स, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। ये वीडियो ये जो चार्ट्स है ना, मैंने मेंटीज जो है मेरे उनके साथ मैंने शेयर किया था। तो देखो इसने क्या किया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 8,300 के आसपास और 8,400 के आसपास वगैरह। तो ये लेवल्स ब्रेक कभी ब्रेक हो रहे हैं, अभी जाके ब्रेक हो रहे हैं। इसने कितनी बार अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट। और जितनी बार स्टॉक्स या इंडेक्स रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है उतने वो वीक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोई भी इंडेक्स 2 टाइम्स में ब्रेक नहीं करता है या थर्ड या फोर्थ टाइम में ब्रेकआउट कंफर्म करता है तो स्टॉक्स और भी बढ़ सकता है। अब इसका ये क्या हुआ है ना कि यहाँ पे देखो इसने फोर्थ अटेम्प्ट करने के बाद इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है लास्ट वीक में, यानी फ्राइडे के दिन। इसमें से जो स्टॉक्स है इंडेक्स से उसको आप ट्रैक कर सकते हो। अभी इसका एक ये भी रीजन हो सकता है कि जो वॉर चल रहा है उसको वॉर वॉर के उसमें जो अपना डिफेंस है या उसमें जो डिफेंस यूज होते हैं इसके वजह से ये स्टॉक्स बढ़ रहा है या इंडेक्स ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अभी आते हैं इंडिया विक्स के ऊपर। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। इसका रीजन भी है कि मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है। अभी इंडिया विक्स का ना ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इंडिया विक्स ने देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 16 के आसपास वगैरह। इंडिया विक्स का काम क्या है ना कि जो मार्केट में वोलेटिलिटी है वो मापने का ये इंडेक्स है। जो 9 और 10 के आसपास रहता है तो मार्केट एकदम सुस्त रहता है। दिन भर भी कुछ भी करो ये 10, 20, 50 पॉइंट्स में ही मार्केट में होता है। इनकेस ये 12 to 15 के आसपास आ जाए तो मार्केट में अच्छा खासा बाउंस देखने मिलता है या दोनों साइड के ट्रेड्स देखने मिलते हैं। और अबाउट 16 टू लेके 21 तक तो स्टॉक्स में या इंडेक्स में ये इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी देखने मिलती है, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा। एक एक मिनट में 50-60 पॉइंट्स का भी मूवमेंट देखने मिलता है। जो जो ऑप्शन बायर है उनके लिए ये अच्छा इंडेक्स है। अभी देखो इंडेक्स में क्या है हो रहा है ना कि ये देखो इसने एक अच्छा खासा बाउंस दिया है। अब इनके से 23 के आसपास वगैरह आता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। इसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ऐसे मार्केट में आप पोजीशन थोड़ा कम रखेंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अभी आते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। WTI क्रूड, ये देखो अभी इंडेक्स का मैंने हाँ उसको ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो क्रूड ऑयल ना वॉर के वजह से इसमें भी एक स्पाइक देखने मिल रहा है, जिसने 77 के आसपास आने के बाद इसने ब्रेकआउट भी कंफर्म किया है। अभी इसको रेजिस्टेंस कौन सा है, 95 के आसपास एक इसको एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आने के बाद एक पुल ऑफ होना मैटर करता है। इनके सी लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रुकने के लिए। तो स्टॉक्स या ये क्रूड ऑयल है ना, डायरेक्टली आप 123 तक जाने के चांसेस है। ये जो प्रीवियस हाई है ना, जब भी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तभी इसने हाई छुए थे 123 126 के आसपास। वो लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इसकी वजह से मार्केट में भी करेक्शन आ सकता है और भी। तो ये लेवल्स होल्ड होते हैं तो निफ्टी में या थोड़ा सा बाउंस देखने मिल सकते हैं, तो इसको ऊपर वॉच करें तो बेटर रहेगा। अभी आते हैं FIS के डेटा के ऊपर। ये FIS के डेटा वीकली है, मगर इसमें ना 3 मार्च को ना होली की वजह से छुट्टी थी, तो ये 4 ही दिन के डेटा है अपने पास। तो 2 मार्च 2026 में FIS ने 3,295 करोड़ का सेलिंग किया था। DIs ने 8,593 करोड़ का से बाई किया है। FIS ने 4 मार्च को 8,752 करोड़ का सेल किया है। वही जगह पे जाके DIs ने 12,068 करोड़ का बाई किया है। अभी आते हैं चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी का चार्ट्स वापस देख लेते हैं। ये जो लोज है ना, देखो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये लोज कब का है, 4 मार्च 2026 के है। ओके, और जिस दिन FIS ने कितना बेचा, 8,752 करोड़ का सेल किया है, वही जगह पे DIs ने दम लगा के खरीदा है, 12,068 करोड़ का बाय किया है। देखो इसकी वजह से ये कैंडल्स है ना, या ग्रीन में बंद हो चुकी है, और इसमें ये लो होल्ड कर चुके हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि इनकेस मार्केट नीचे आता है तो DIs खरीदने के लिए रेडी रह सकते हैं। अभी आप वापस आते हैं FIS DIs के डेटा के ऊपर। 5 मार्च 2026 में FIS ने 3,752 करोड़ का सेल किया है। DIs ने 5,153 करोड़ का बाय किया है। 6 मार्च को FIS ने 6,030 करोड़ का सेल किया है। DIs ने 6,971 करोड़ का बाय किया है। अभी 10-11 के आसपास ना एमपी के डेटा भी आएंगे, उसमें एसआईपी के डेटा क्या आते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन उसमें फ्लोस कम आते तो मार्केट में थोड़ा बहुत साइडवेज में रहने के चांसेस ज्यादा है। अभी आते स्टॉक्स के ऊपर। आज के एनालिसिस मैंने दो इंडेक्स शेयर किए, एक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी, और थर्ड इंडेक्स है जो ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, जिसका नाम है डिफेंस इंडेक्स है। ओके, अभी आते हैं ऐसे मार्केट में भी ना स्टॉक्स एक ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, जिसका नाम है सीपी प्लस। ये देखो सीपी प्लस, अभी इसका डेटा ना बहुत कम है अपने पास। 6 अगस्त 2025 में इसने लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद देखो चार्ट्स ना कंटिन्यूसली हायर है, हायर लोज में चल रहा है। यहाँ पे जाने के बाद इसने ना एक अच्छा खासा करेक्शन किया था, 1745 के आसपास जाने के बाद स्टॉक्स ने 1350 का एक लो भी बनाया है। कितना परसेंट का करेक्शन हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो 20 to 23% का करेक्शन किया था। अभी वापस जाके ना ये स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है। देखो यहाँ पे वापस आ रहा है, तो ये स्टॉक्स ना चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। इनकेस ये लेवल्स के ऊपर क्रूजिंग देते हैं तो स्टॉक्स बढ़ सकता है मेरे हिसाब से। हम्म, तो स्टॉक्स को रेजिस्टेंस कौन सा है, 1759 का एक रेजिस्टेंस है। इनकेस ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है तो स्टॉक्स में नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तो जो अपने प्राइस रेंज कैलकुलेट करते हैं ऑल टाइम हाई से जितने करेक्शन किए हैं, तो उसको ब्रेकआउट के बाद ऐड भी करेंगे। देखो तो स्टॉक्स ना लगभग लगभग 1250 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और इनकेस ये लेवल्स के आसपास ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं 1572 के, तो ये स्टॉक्स पीक भी हो सकता है। अभी आते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर।
टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल TMPV। अभी इसको ना मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट कर लेते हैं। इसका चार्ट ना थोड़ा बड़ा है। इसका कंटिन्यूसली चार्ट देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव ही है। यहाँ पे आने के बाद इसका थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव हुआ था। अभी स्टॉक्स का पूरा एनालिसिस करके बता देता हूँ आपको। स्टॉक्स को एक रेजिस्टेंस था 2015 में, जिसका हाई था 363। ये स्टॉक्स ना स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद देखो, इसने वापस एक बार अटेम्प्ट किया था 2016 में, मगर उसने ब्रेकआउट कंफर्म नहीं किया, वापस उसने करेक्शन किया। तो स्टॉक्स ने 363 का हाई लगाने के बाद देखो स्टॉक्स कितना नीचे आया था, 34 रुपीज के आसपास नीचे आया था। और 2023 में उसने वापस जाके ब्रेकआउट कंफर्म किया। अभी ब्रेकआउट कंफर्म होने के पहले देखो स्टॉक्स ने ना एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। देखो यहाँ ये रेंज में ना एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। हाँ, ये रेंज में कितना सा महीना ब्रेक किया है, अक्टूबर 2021 से लेके जून जुलाई तक। हाँ, यानी लगभग लगभग इसने 1.5 से 2 साल ना एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया। अभी ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद देखो स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया, या ये अच्छा खासा रैली किया। रैली करने के बाद देखो स्टॉक्स ने वापस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट्स का काम कर रहा है यहाँ पे। तो स्टॉक्स ना ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट में नीचे आ रहा है, और यहाँ पे भी एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है। इसका हाई था फर्स्ट फेब 2025, और भी मार्च चल रहा है। लगभग लगभग ये स्टॉक्स ना साल भर ना एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया, सेम सिचुएशन यहाँ पे कर रहा है। अभी जो एक्सपर्ट है उनको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टॉक्स को नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 592 के आसपास, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 700 के आसपास। और इन केस ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं 230 के, यानी जो कंसोलिडेशन जोन का लो ब्रेक होता है, तो ये स्टॉक्स भी और वीक हो सकता है। और ऐसे में और एक दो स्टॉक्स है, जो ITC है, और दूसरा स्टॉक्स है वेनस रेमेडीज। इसका एनालिसिस करके आप मुझे ट्विटर पे टैग कर सकते हो, इंस्टा पे टैग कर सकते हो, और आप यूट्यूब के जो कमेंट्स है उसमें आप शेयर कर सकते हो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ऐसे अपडेट्स के लिए मनी मेकर्स चैनल को फॉलो कीजिए, और मिलते हैं कोई अगले वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ऐसे अपडेट्स के लिए मनी मेकर्स चैनल को फॉलो कीजिए, और मिलते हैं कोई अगले वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।